हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब देखिए कब की थी, तो 1867 में की थी। डेट भी याद रखनी है। और देखिए, दादा भाई नौरोजी के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो उस समय प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपये। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए, महत्वपूर्ण बुक है ये। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो आपको याद रखना है। और देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है कि जो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है, यानी कि एक व्यक्ति की आय निकाली जाती है, वो किस तरीके से निकाली जाती है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय आय होती है, तो उसे पूरे देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या द्वारा विभाजित करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो देखिए, जो भारत की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना है, वो किसके द्वारा की जाती है? तो सीएसओ के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। याद रखना है। देखिए, बात करें सीएसओ की, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की, तो देखिए इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य है, उसका क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम कहेंगे जीडीपी। तो देखिए, आप सभी जीडीपी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो जीडीपी है, यह किसी भी देश की आर्थिक सेहत यानी कि अर्थव्यवस्था को मापने का एक जरूरी पैमाना होती है। तो देखिए, जीडीपी किसी देश में उत्पादन किए गए वस्तु, संपूर्ण सामान और सेवाओं का बाजार मूल्य होती है। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? तो देखिए, सरकार पैसे जुटाने के लिए जो सरकारी शेयर, सरकारी हिस्सेदारी को किसी निजी कंपनी यानी कि सार्वजनिक उपक्रम में अगर बेचती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विनिवेश कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, विनिवेश, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। याद रखना है। भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला अर्थशास्त्री कौन है? अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब बताना है कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी BKRB राव ने। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, BKRB राव ने 1925 से 1931 में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। देखिए, इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया था। तो आपको उनकी बुक का नाम याद रखना है, क्या है? नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन है, बेल्स ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, ये बुक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, एडम स्मिथ। देखिए, एडम स्मिथ के बारे में आप सभी जानते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी कि इकोनॉमिक्स का पितामह कहा जाता है। तो इस स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनकी पुस्तक है बेल्स ऑफ नेशंस। याद रखना है। इनकी एक और अन्य महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। याद रखना है, दोनों बुक महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि विकास की चरण। तो देखिए, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है स्थिर विकास की शुरुआत, यानी कि प्रारंभ अवस्था, स्टेज ऑफ ग्रोथ। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, यानी कि कल्याण अर्थशास्त्र में। तो देखिए, जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो इसके लिए इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद इन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो आपको याद रखना है, अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न मिला था। चलिए आगे देखते हैं। मजदूर को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साम्यवाद के अंतर्गत। तो देखिए, जो मजदूर होता है, इसे साम्यवाद के अंतर्गत राजा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, 1917 में
रशियन क्रांतिकारी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी और वहां पर इसने राजशाही का अंत कर दिया था। उसके बाद वहां पर लेनिन के नेतृत्व वाली सरकार दुनिया की पहली साम्यवाद सरकार यानी कि मजदूर और किसानों की सरकार बनी थी। तो इसलिए साम्यवाद के अंतर्गत मजदूर को राजा माना जाता है। अब देखिए जो साम्यवाद है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित एक ऐसी विचारधारा है जिसमें वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गिफिन गुड्स यानी गिफिन वस्तुएं। तो देखिए ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी खपत भी बढ़ जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी तैयार करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। याद रखना है। देखिए सरकार के राजस्व संग्रह यानी कि करारोपण तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय यानी कि फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। देखिए इसमें सार्वजनिक व्यय, टैक्स स्तर, सार्वजनिक ऋण से ये संबंधित होती है। तो देखिए राजकोषीय नीति को तैयार करता है वित्त मंत्रालय और जो मौद्रिक नीति होती है उसे कौन तैयार करता है? तो मौद्रिक नीति को तैयार करता है आरबीआई। तो आपको दोनों याद रखने हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? अब देखिए बात करें कि भारत में जो बीमा कारोबार होता है तो इसे नियंत्रित कौन करता है? तो आईआरडीए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आईआरडीए बीमा कारोबार को नियंत्रित करती है। अब देखिए आईआरडीए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में कहेंगे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो देखिए आईआरडीए की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना यानी कि इसका गठन 1999 में हुआ था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट किसके नियंत्रण में है? तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट होता है यह एक ऐसा बाजार होता है जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो देखिए भारत में जितने भी शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट है ये किसके नियंत्रण में है? तो ये सेबी के नियंत्रण में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेबी। देखिए बात करें सेबी की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में कहेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखिए सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो देखिए बात करें कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। देखिए इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए बात करें कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको ये भी याद रखना है बंबई यानी कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो देखिए भारत में जो प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, तो उसमें घाटे का सबसे बड़ा भाग यानी सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो राजकोषीय घाटा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय आयकर है। तो देखिए जो भारत का आयकर यानी कि इनकम टैक्स है कैसा है? तो यह डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव यानी कि प्रत्यक्ष और वर्धमान। वर्धमान यानी कि प्रगतिशील। और देखिए मैं आपको बता दूं जो आयकर है तो भारत में जो आयकर यानी कि इनकम टैक्स है यह अधिनियम 1961 द्वारा लगाया जाता है और देखिए यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया था। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा कर यानी कौन सा टैक्स है जिसे राज्य सरकार वसूलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शराब पर आबकारी शुल्क। शराब पर आबकारी शुल्क राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स है। याद रखना है। देखिए इसके अलावा राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स वसूलती है जैसे कि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क यानी कि आबकारी कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर और मोटर वाहन कर आदि। तो ये सभी कर राज्य सरकार द्वारा वसूले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो स्टाम्प कर है यह कर तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसे वसूलती राज्य सरकार है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निगम कर किस प्रकार का कर यानी कि टैक्स है? तो देखिए जो निगम कर है यह किस प्रकार का टैक्स है? तो यह डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। देखिए जो कर यानी कि जो टैक्स सीधे प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स होता है। और जो है प्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है यह ऐसे कर होते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगते हैं यानी कि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में समाहित होते हैं प्रत्यक्ष कर जो कि अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है प्रत्यक्ष कर सीधे सरकार को डायरेक्ट रूप से दिया जाता है और अप्रत्यक्ष कर अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। अब देखिए कुछ यहाँ पर मैं आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर बता देता हूँ जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं जैसे कि निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, सीमा कर, आयकर यानी कि इनकम टैक्स, पूंजीगत लाभ कर आदि। ये सभी प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं जैसे कि जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर,
बिक्री कर, उत्पाद शुल्क कर यानी कि आबकारी कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, मोटर वाहन कर आदि। तो ये सभी अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।